हेलो, सब Yes. गायब हो गए। Yes, sir. तो अगर आप एक ही वेव रख दोगे, एक ही वेव है तो फिर मोमेंटम आपका क्या हो गया, एकदम ही सर्टेन हो गया। लैम्डा, एक वेव का एक ही वेव लेंथ है, तो लैम्डा डाल दिया आपने तो पी आ गया, मोमेंटम सर्टेन हो गया। बट उसकी जो एक्सटेंड है वो इन्फिनिट तक हो जाएगी। तो पोजीशन में तो एकदम भयंकर अनसर्टेनिटी आ गई। पोजीशन तो आप उसकी बता ही नहीं सकते। Yes, sir. Position. हाँ, तो अगर आपने मोमेंटम में सर्टेनिटी लाने की कोशिश करी, पैकेट में नंबर ऑफ वेव्स रिड्यूस करने की कोशिश करी, तो व्हाट विल हैपन? पोजीशन अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। वो वेव कहीं से कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकती है, राइट? तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सर्टेनिटी इन मोमेंटम, you will lose certainty in position. In order to increase the certainty in position, you will lose the certainty in momentum. अगर आप समझ गए तो बड़ी खुशी में बात, बड़ी मुश्किल से समझ में आता है ये कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को नहीं समझ में आता। समझ में आया? Yes, sir. बाकी लोग की आवाजें ही नहीं आ रही हैं। क्षितिज, वैभव, उत्कर्ष, अच्छा उत्कर्ष गिव अप कर लिया, निकल गया। क्षितिज, आ रही है आवाज मेरी? यस सर। तो आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो वापस कोशिश करूं मैं। सर वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट एक बार समझा दीजिए। ठीक, वेव पैकेट क्या होता है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है ना फिजिक्स का, उसमें थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आएगा। फिलहाल बताता हूँ आपको। जैसे ये एक वेव है, एक दूसरी वेव अगर ऐसी आ जाए तो हर पॉइंट पे दोनों बोलते हैं हम आउट ऑफ फेज है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते। तो दो वेव्स इस रीजन में थी, एक्चुअल में दोनों वेव्स गायब, ना ये वेव है ना ये वेव है, दोनों कैंसिल हो। एक ये वेव थी, एक दूसरी ये वेव थी, ये दोनों इन फेज, हम लोग बोलते हैं दे आर इन फेज। तो ये दोनों डिसअपियर होकर एक नई वेव बन जाती है। ठीक है, अब देखो, अगर दो वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करी आपने, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सुपर इम्पोज करा रहा हूं मैं, एक ऐसे ले ली, ठीक, एक की फ्रीक्वेंसी इसकी डबल कर देता हूं, चलो समझ में आ जाए। हाँ, अब देखो यहाँ पे, देखो दोनों के एम्पलीट्यूड्स ऐड हो रहे हैं, इस रीजन में दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यस सर। यहां से यहां तक देखो कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं? तो कहीं कहीं पे एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कहीं पे एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, राइट? तो जो भी हो, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के नई पिक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी कि कहीं कहीं पे वेव है, कहीं कहीं पे वेव नहीं है। एक एग्जांपल ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूं मैं, जस्ट आपको समझाने के लिए। मतलब कम ज्यादा कुछ होगा, मैं ऐसे इरेगुलर शेप बना दे रहा हूँ, ठीक है? ये ऐसा। तो इस रीजन में वेव गायब, यहां से यहां तक वेव डिसअपियर, यहां से यहां तक वेव डिसअपियर है। डिसअपियर हो रही कि नहीं हो रही? यस सर। ठीक है, ऐसे ही और एक आध वेव डाल दूं मैं, तो ऐसी जो वेव बन गई, ऐसी और दो तीन वेव्स डाल दूं, तो फिर से वो जो कैंसिलेशन वाला एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की डाली तो। हाँ सर। ठीक, तो देखते देखते क्या होगा, वो रीजन बड़ा होता जाएगा जहां पे वेव नहीं है, और वो रीजन जहां पे वेव है वो रीजन कम होता जाएगा। यही तो मुझे चाहिए था कि वेव को मैं बांध दूं, एक छोटे से एरिया में लेके आ जाऊं, तो उसकी पोजीशन के बारे में मैं बात करने की सोच भी सकूं। नहीं तो पहले तो मैं उसके पोजीशन के बारे में बात ही नहीं कर सकता ना, वेव तो इनफाइनाइट में स्प्रेड होती है, तो कहां से पोजीशन की बात करूं मैं उसके, राइट? यस सर।
इतना डिटेल में इसलिए हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ भी वही चक्कर है जो बोर ने बोला था ना, इलेक्ट्रॉन बड़ी तमीज से ऐसे वेलोसिटी से इस ऑर्बिट में घूमेगा। मतलब उसने बोल दिया भैया पोजीशन भी तय है, कहाँ है वो भी पता है, और कितनी स्पीड से वो भी पता है, अभी कुछ नहीं मालूम। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन इतने तमीज से चल ही नहीं सकता जैसा बोर ने बताया था। आ रही बात समझ में? इसलिए हम इस टॉपिक को बड़ा जोर लगा रहे हैं। ठीक है, तो वेव पैकेट में अगर आप वेव्स बढ़ाते जाओगे तो पोजीशन क्या होगी, अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, बट मोमेंटम में एक रेंज मिलता जाएगा उसको। दिस क्वांटम ऑब्जेक्ट कैन हैव अ रेंज ऑफ मोमेंटम, तो कुछ भी हो सकता है, राइट? यस सर। और अगर आप नंबर ऑफ वेव्स कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पोजीशन अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, भले आपका मोमेंटम में सर्टेनिटी आ जाएगी। तो सर्टेनिटी इन मोमेंटम विल इंक्रीज इफ इट डिक्रीज द नंबर ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव्स। तो सर्टेनिटी इन मोमेंटम विल इंक्रीज बट सर्टेनिटी इन पोजीशन विल डिक्रीज। एग्री? बस यही कहानी है। अगर आपको एक पॉइंट तक लेके आना तो इन्फिनाइट वेव्स डालनी पड़ेगी, मतलब मोमेंटम में इन्फिनाइट रेंज आ जाएगा। अगर आपको मतलब एकदम 100% सर्टेनिटी के साथ मोमेंटम बताना तो एक ही वेव रखनी पड़ेगी, उसकी इन्फिनाइट रेंज आ जाएगी, पोजीशन कहीं भी हो सकती है। आई होप समझ में आ गया। यस सर, समझे। राइट, ओके। अब देखो इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है बुक्स में, नॉट वेरी कन्विंसिंग, बट पता नहीं सारी बुक्स में वही लिखा हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज रिटन इन बुक्स। क्या लिखा हुआ है कि uncertainty is due to act of measuring position। वहां लिखा हुआ uncertainty is due to act of measuring position। वो कैसे? वो ऐसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हो। ये ऑब्जेक्ट आपको क्यों दिख रहा है? एक्चुअली ये तो नहीं दिख रहा है इसलिए ब्लैक है, बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करूं मैं, वो क्यों दिखता है? Why do you see any object? Because बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। करेक्ट। तो लाइट आ रही है, इस पे गिरती है, फिर आपके पास आती है, आपके रेटिना पे फॉल होती है, फिर वहां से आप देखते हैं, राइट? तो अब अगर मैं पार्टिकल नेचर पे जाऊं लाइट के, तो लाइट का एक फोटोन आएगा, इससे टकराएगा, राइट? लाइट का एक फोटोन आएगा, इससे टकराएगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होगा। उस बीच कुछ मोमेंटम और एनर्जी इसको भी ट्रांसफर हो जाएगी इस पार्टिकल में, राइट? और फिर आपके रेटिना पे जब वो फोटोन गिरेगा तो यू गेट सेंस ऑफ सीइंग, विजन आपको आता है, आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, राइट? तो कोई ऑब्जेक्ट आपको कैसे दिखाई देता है? सपोज आपको एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट देखना है, तो आप क्या करोगे? माइक्रोस्कोप लिया आपने, इधर से एक फोटोन आया, इससे एक रिफ्लेक्ट होकर फोटोन इधर गया। तो जब माइक्रोस्कोप पे गिरेगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक पार्टिकल था, करेक्ट? इसी को बोलते हैं हम लोग एक्ट ऑफ मेजरिंग पोजीशन। भाई पोजीशन देखना मतलब, पोजीशन जानना मतलब उसको देखोगे ना, वो रहा वो पार्टिकल, राइट? हेलो, यस सर। अब हुआ क्या, इसको देखने के चक्कर में आपने इसका मोमेंटम ही चेंज कर दिया। कैसे? ये एक फोटोन था, एक फोटोन आया, इस पे गिरा, कोलिजन होगा। इस कोलिजन के टाइम में ये फोटोन कुछ मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा। अ पार्ट मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू दिस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। तो आपने देखने के चक्कर में उसका मोमेंटम डिस्टर्ब कर दिया, तो आपको देख के उसकी पोजीशन तो मिल गई, राइट? बट मोमेंटम आपका डिस्टर्ब हो गया, नहीं हुआ? हाँ, तो व्हेन यू ट्राइड टू सी दिस ऑब्जेक्ट, देखने के लिए आपको एक फोटोन इससे टकरा के इधर आना था, तो देखने के चक्कर में आपके वो लाइट का पार्टिकल जो है, फोटोन है, जब इससे टकराया तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया, ठीक है? तो अगर आप पोजीशन देखना चाहते हो तो यू आर लूजिंग व्हाट? मोमेंटम।
नहीं? ओके, अब देखो, पोजीशन सर्टेनिटी और मोमेंटम सर्टेनिटी, ये दोनों किस पे डिपेंड करेगा? वेवलेंथ पे। किस वेवलेंथ का फोटोन आया है। आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट वेरी लॉजिकल, बट ठीक है, मैक्सिमम सारी बुक्स में लगभग यही लिखा हुआ है, तो आप उसको समझ लो। बाकी मुझे तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो पता है वो प्रीवियस वाला है। तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ये आप 12th में पढ़ोगे, रेजोल्यूशन टॉपिक होता है माइक्रोस्कोप का, टेलीस्कोप का। तो जितना ज्यादा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन लैम्डा, उतना ज्यादा पोजीशन में सर्टेनिटी आती है, उतनी ज्यादा पोजीशन में सर्टेनिटी आती है, राइट? तो सर्टेनिटी इन पोजीशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? वेवलेंथ। पोजीशन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, राइट? जितना कम वेवलेंथ उतना ज्यादा सर्टेनिटी। लेसर इज वेवलेंथ, lesser is uncertainty, lesser is uncertainty, ठीक है? तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम हो गए, क्या करने से? वेवलेंथ कम ले लेने से फोटोन का, करेक्ट? हेलो, नहीं समझ। ठीक, आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट का फोटोन उस पर जाना चाहिए और उसे टकरा के आपके आईज पे आना चाहिए, एग्री? यस सर। अच्छा, जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर वेवलेंथ, वेवलेंथ के ऑर्डर की अनसर्टेनिटी होती है। अब वो समझाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए 12th का टॉपिक उठाना पड़ेगा मुझे। तो फिलहाल आप समझ लो, जो मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी आती है ना, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, प्लस माइनस लैम्डा होता है। जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, प्लस माइनस लैम्डा से प्रोपोर्शनल होती है, मतलब प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल नहीं है। तो जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा सर्टेनिटी या उतनी कम अनसर्टेनिटी, नहीं Yes. समझा? तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है आपकी अनसर्टेनिटी, ठीक? अगर वेवलेंथ बहुत छोटा होगा तो उतने रीजन में उसको लॉक कर देगा वो, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन उतनी कम हो गई। बट लेसर वेवलेंथ मींस मोर मोमेंटम, लेसर वेवलेंथ इंप्लाइज मोर मोमेंटम, एग्री? कैसे? E is equal to h by lambda. So lesser wavelength implies more momentum, hence not definite, definite transfer नहीं होता, not definite, but yeah, ये छोड़ देता हूँ, transfer of momentum to particle is invited। मतलब शायद इंग्लिश कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, कहने का मतलब जब दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं ना तो मोमेंटम एक्सचेंज होता है। तो जब इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, इसका मोमेंटम समझ लो जीरो था, समझ लो भी होता नहीं है जीरो, पर समझ लो जीरो था, तो जब ये इससे जाके टकराएगा ना, तो जब कोलिजन होता है तो अब इसका मोमेंटम ही 0.01 था, तो इसमें क्या प्लस माइनस आएगा? ज्यादा नहीं। अब ये पहले से अगर 100 था तो इसके मोमेंटम को तो बड़ी रेंज, मतलब ये समझ लो ये 0 से लेके 100 तक कुछ भी ट्रांसफर कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन एंगल और बहुत सारी चीजें होती हैं। नहीं समझा? यस सर। क्या होता है कोलिजन के टाइम में, एक पार्टिकल है ये x, ये दूसरा पार्टिकल है y, इसका मोमेंटम है 0.5। जब ये इससे टकराएगा तो मैक्सिमम कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा? 0.5। और मिनिमम कितना ट्रांसफर करेगा? 0। मतलब 0 और 0.5 के बीच में कुछ भी दे सकता है, तो कितनी ही रेंज आएगी? 0.5 की। अगर ये पहले से 500 होता है इसका मोमेंटम, तो
तो ये इसको जो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा 0 से लेके 500 तक कुछ भी करेगा। अगर एकदम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, दोनों के मासेस सेम है, तो सीधा टकरा के जितना मोमेंटम ये था पूरा का पूरा 500 ट्रांसफर कर देता है। बाकी फिर बहुत सारे कंडीशंस पे डिपेंड करता है। आ रही बात समझ में? तो जिसके पास 500 है वो कोलिजन के बाद 0 से लेके 500 तक कुछ भी दे सकता है, और जिसके पास पहले से ही कुछ नहीं है 0.5, तो वो कितना ही देगा, 0.5 इस रेंज में देगा। समझा? बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, सो अगर आप चाहते हो सर्टेनिटी इन पोजीशन तो आपको वेवलेंथ कम करनी पड़ेगी, बट वेवलेंथ कम करने के चक्कर में क्या हो गया, मोमेंटम बढ़ गया। मोमेंटम बढ़ गया तो अब उस पार्टिकल की तो जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ उसमें रेंज बढ़ गई, तो अब वो मोमेंटम अनसर्टेन हो गया। हेंस वी लूज सर्टेनिटी इन मोमेंटम। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट सारी बुक्स में यही लिखा हुआ, बट ये मेरा पर्सनल फीलिंग है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो है जो मैंने पहले आपको बताया, वेव पैकेट्स वाला। एनीवेज, तो इसको खत्म करता हूं मैं। तो अगर आप सर्टेनिटी इन पोजीशन बढ़ाना चाहते हो, इफ यू वांट टू इंक्रीज द सर्टेनिटी इन पोजीशन, तो यू हैव टू डिक्रीज द वेवलेंथ। बट इफ यू डिक्रीज द वेवलेंथ, मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो पता नहीं, वो रेंज बढ़ जाएगी, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल इंक्रीज। बट इफ यू इंक्रीज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब वेवलेंथ आपने बड़ी कर ली, उससे मोमेंटम कम हो गया, तो मोमेंटम में सर्टेनिटी आ जाएगी। बट फिर भी वो बोलते हैं, एक स्टेटमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोजीशन स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम does not exist, has no meaning in quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज एग्जैक्ट मोमेंटम, या इनफैक्ट एग्जैक्ट पोजीशन ही ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्ट पोजीशन जैसा कोई वर्ड नहीं है, एग्जैक्ट मोमेंटम जैसा कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड होते ही नहीं है, सिर्फ अनसर्टेन, मतलब सब में अनसर्टेनिटी रहती है। आगे बात समझ में है? तो आपको दो एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। एक जो प्रॉपर क्वांटम मैकेनिक्स में लिखा हुआ है वो बता दिया, एंड जो दूसरा है वो है अनसर्टेनिटी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ मेजरिंग पोजीशन। ठीक है, अब देखो अनसर्टेनिटी होती कितनी है, मतलब वो लॉ क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी बी uncertainty in measuring position and momentum. I'll repeat. Yeah? If delta x and delta p be uncertainty in measuring position and momentum, ठीक है, then by Heisenberg uncertainty principle, product delta x and delta p is always greater than or equal to h by 4 pi. Greater than, अगर ये जीरो हो जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाए तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। याद है वो वेव पैकेट्स के हेल्प से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको एक पॉइंट पे लॉक करना है क्वांटम ऑब्जेक्ट को, तो इनफाइनाइट वेव्स डालनी पड़ेगी, तो इनफाइनाइट रेंज आ जाएगा मोमेंटम में। अगर आप एक ही वेव रखोगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो हो गई, तो डेल्टा एक्स इनफाइनाइट होगा, कहीं से लेके कहीं तक वेरी करेगा, राइट? Yes, तो उन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज
greater than or equal to h by 4 pi. But these numbers are so small कि for normal numericals and all, we'll assume delta x into delta p is nearly same as h by 4. हम assume कर लेंगे कि nearly same है. आ रही बात समझ में? Yes, sir. So delta x and delta p का जो प्रोडक्ट होगा वो h by 4 pi होगा. Let us assume कि मास में कोई फर्क नहीं आ रहा है. ठीक है, मास अपना फिक्स है, चाहे तो रिलेटिविस्टिक मास है तो वो स्पीड पे फिक्स है, जो भी है. अगर मास फिक्स हो जाए तो p इज व्हाट, mv. इन केस मास इज फिक्स तो डेल्टा p क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा v. राइट, डेल्टा p कितना हो जाएगा, m इंटू डेल्टा v. तो delta x into m into delta v is nearly same as h by 4 pi. So delta x into delta v is nearly same as h upon 4 m pi. So ये एक रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, और एक ये रिलेशन. ठीक है? Yes. ओके. अब सिग्निफिकेंस, कहाँ इंपॉर्टेंस है इसका, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. होता क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर आप स्टार्ट करोगे, स्टेटमेंट रीड करोगे तो वहां तो साफ लिखा हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम सर्टेनिटी के साथ आप निकाल नहीं सकते. क्या वहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल. राइट, मतलब आपने क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल किसी ने हिट करी है, बॉल जा रही है, आपको दिख रहा है कि ये ट्रेजेक्ट्री है, ये स्पीड से निकली, इस सेकेंड यहाँ हो जाए, ये आपको लग रहा है, बट एक्चुअली उसमें सर्टेनिटी नहीं है. ठीक है, देयर इज अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ. तो फिर हम आज तक क्यों नहीं समझ पाए इस बात को? वो इसलिए समझ नहीं पाए बिकॉज फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, सोचो आप h कितना बड़ा है, h ही इतना बड़ा है, उसमें m भी लार्ज हो गया, तो ये जो वैल्यू है वो इतनी छोटी हो गई कि नेग्लिजिबल है. ये जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है. डेल्टा x इंटू डेल्टा v, अगर आप समझो एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल का मास कितना है, 200 ग्राम है सपोज. ठीक है, तो क्रिकेट बॉल के लिए कितना हो जाएगा, 6.63 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 0.2 इंटू 3.14. तो ये हो गया 12.56 अपॉन 5, 2.5, 10 बाय 4 हो गया 25 के आसपास, 25 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 30, तो 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस. तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज नियरली 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34. ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इट इज इमेजरेबल फॉर अस. ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इट इज इमेजरेबल. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको बोल दिया, बताओ बॉल के पोजीशन निकालने में अनसर्टेनिटी आ गई 0.005 mm, मतलब कितनी हो गई, 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 मीटर डेल्टा एक्स. किसी ने पूछा बताओ डेल्टा वी में कितना, सॉरी डेल्टा वी कितना होगा, हाँ बोलोगे 2.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 अपॉन 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7. ये हो गया 0.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27 मीटर पर सेकेंड. आप जिंदगी भर खत्म हो जाएगी आपकी ये वेलोसिटी, आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे. हेलो. Yes, sir. हाँ, ये वेलोसिटी, ये अनसर्टेनिटी इतनी छोटी है कि बिलियन ऑफ बिलियन ईयर्स में भी आप 1 मिलीमीटर नहीं चलोगे. तो ये तो सर्टेन हो गया ना, फिर तो क्या है इसमें अनसर्टेनिटी का लॉजिक की मतलब ही नहीं रहेगा. हमारी बात समझ में? तो डेल्टा एक्स कितना छोटा रखा, उसके बाद भी डेल्टा वी इतना छोटा. तो दिस इज नॉट वेरी सेंसिबल फॉर हेवी ऑब्जेक्ट्स. राइट, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है. आ रही बात समझ में? अगर मैं फॉर्मूला नहीं थ्योरी से भी समझाऊं
लाइक एक्ट ऑफ मेजरिंग से समझाऊं तो एक्ट ऑफ मेजरिंग में ये लाइट का एक फोटोन इस क्रिकेट बॉल की डायरेक्शन को और स्पीड को क्या चेंज करेगा? लाइट का एक फोटोन, उसके पास इतनी कम एनर्जी है, इतना कम मोमेंटम है कि बॉल को तो छेड़ भी नहीं पाएगा, राइट? बॉल को जरा सा भी डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। आपको लगता है ऐसा? बॉल जा रही है सीधा और आपने यहाँ से टॉर्च से बड़ी स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट मार दी और वो घूम जाएगा? आपको लगता है ऐसा? नहीं सर। तो इसलिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में इसका कोई खास मतलब नहीं है, बट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में इसका सिग्निफिकेंस है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में यस। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन होता, इफ देयर वाज अ केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इलेक्ट्रॉन का लिखता था, तो क्या आता था 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 3.14। आप देखो ये हो गया 12.56, मतलब 100/8 हो गया, 100/8 हो गया, ये 20/3 हो गया, 160/3, तो 3 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये 100 माइनस 29 10⁻⁻5 हो जाएगा। इसको मैं क्या एज्यूम कर लूँ, 32 कर लेता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 5 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻5 पकड़ लो, ठीक है? 10⁻⁻5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या आपको ये बात समझ में आई? हेलो सर, केजी तो कट गया, समझ में आया आपको? कुछ बोल नहीं रहा कोई। Yes. ये वैल्यू, हाँ ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है, ये लार्ज है। कल को कोई कह दे आपको कि डेल्टा एक्स कितना है, 0.01 मिलीमीटर, मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻5 मीटर हो गया। कोई पूछेगा व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻5, तो जो आप वेलोसिटी मेजर कर रहे हो उसमें ±1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड की अनसर्टेनिटी आ रही है। समझा? Yes, sir. सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बना सबके लिए है, इट्स मेंट फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, बट इट्स नॉट सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, इट्स सिग्निफिकेंट ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में ही एप्लीकेबल, ठीक है? यस सर। गुड। अब देखो इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन आएगा, व्हाई इलेक्ट्रॉन cannot exist in nucleus। ये सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगे। कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एज अ स्टूडेंट मेरे को हमेशा लगता था कहीं तो कुछ तो चीटिंग है कि इलेक्ट्रॉन भाई न्यूक्लियस में गलती से गिर तो सकता है तो न्यूक्लियस में इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास भी कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो कभी तो प्रोटॉन खींच ले, कभी तो इलेक्ट्रॉन चला जाए न्यूक्लियस में, नहीं? तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी होती है दिमाग में हमारे, कि आपको कभी नहीं लगता नहीं जाना चाहिए? सर मैंने इधर तो से उधर भाग रहा, उसने कभी नहीं सोचा था? मतलब मैंने ये सोचा ही नहीं वो जाएगा, और अच्छा। तो एज अ स्टूडेंट भाई मेरे को तो लगता था कि वो इलेक्ट्रॉन है, कभी लाइट का फोटोन आके टकरा रहा है, धक्का मार के उसको अंदर ही क्यों नहीं डाल दे रहा है। तो ठीक है, आज भी बहुत मतलब ये, अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैं एक्सेप्ट कर लूं और कुछ और थ्योरीज को एक्सेप्ट कर लूं तो कन्विंसिंग लगता है, ठीक है? कैसे? ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। व्हाट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस, याद है किसी को?
10⁻⁻15 मीटर। याद है न्यूक्लियस बहुत छोटा होता था, 1 लाख टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ साइज ऑफ द एटम। एंगस्ट्रॉम साइज का एटम होता है और उससे 1 लाख टाइम्स 10⁵ टाइम्स स्मॉलर होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10⁻15 मीटर है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर रहना है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज टू रिसाइड इन अ न्यूक्लियस, तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी हो गई? व्हाट इज पोजीशन अनसर्टेनिटी? 10⁻15, मतलब इसके बीच में घूमेगा ना वो। यस सर। ओके, तो उसकी पोजीशन अनसर्टेनिटी 10⁻15 मीटर होगी। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी अभी हमने अप्रोक्स किया था 10⁻⁵ मीटर के आसपास, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो ये 10⁻15 हो गई और डेल्टा वी इज इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो डेल्टा वी कितना हो गया, ये नीचे आएगा तो 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जितनी लाइट की टोटल स्पीड है उससे 100 टाइम्स ज्यादा तो इसकी अनसर्टेनिटी हो गई। तो मतलब स्पीड कितनी होगी उसकी, समझो ना, ये लाइट की स्पीड से 100 टाइम्स ज्यादा तेजी से, मतलब इसमें अनसर्टेनिटी है, तो एक्चुअल में स्पीड कितनी होनी चाहिए? चलो एक्चुअल में स्पीड में मान लेता हूँ ये 100 मीटर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से 100 टाइम्स ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई चीज नहीं चल सकती, ये आज भी हमारे लिए एक एक्सियम है, एक्सियम नहीं प्रूफ भी है उसका। तो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ये चल नहीं सकता। तो उसको अगर न्यूक्लियस के अंदर होना है तो उसकी जो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में है, दैट इज मोर देन द साइज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हिच इज इम्पॉसिबल। समझा? यस सर, समझा। That is the reason why electron cannot exist in nucleus. वो न्यूक्लियस में नहीं हो सकता, राइट? यस। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। आज बस करते हैं, अच्छे से पढ़ लेना इसको। कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट टाइम पूछो। ओके सर, थैंक यू।